पेशेंट को जैसे कि शुगर नहीं है मगर इम्पेयर्ड शुगर लेवल्स हैं, मतलब अगर हल्की सी बढ़ी हुई है तब अगर वो मीठा खाते हैं तो वो डायबिटीज़ की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो आपको पहले स्टार्टिंग में पता नहीं चलने वाला है कि आपको आंख पे डायबिटीज का असर हुआ है। 3 तरह से डायबिटीज है, हर उम्र में हो सकती है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि जन्म से नहीं होती, क्योंकि शुगर की बीमारी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें कई ऐसे लोगों को कोई सिम्टम आता ही नहीं है। जब डायबिटीज पेशेंट्स में किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और प्रोटीन लीकिंग होती है तो उसको हम मेडिकल टर्म कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर आप ज़्यादा रोटी ज़्यादा चावल खा रहे हो और एकदम कम मात्रा में सब्जी और दाल या एकदम कम मात्रा में सब्जी और पनीर खा रहे हो तो ऑटोमेटिक चांसेस है कि आपकी शुगर लेवल स्पाइक होगी। आम, चीकू, सीताफल, ये 3 फल ऐसे हैं जिनमें काफी ज्यादा ग्लूकोज है और ये बॉडी में जाते ही अचानक से आपका शुगर बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये एक ही बहुत आजकल जो है वो एक कॉमन बीमारी हो गई है। डायबिटीज़ या मधुमेह तब कहा जाता है जब हमारे रक्त में या ब्लड में शुगर की मात्रा जो है वो नॉर्मल से अधिक हो जाती है। नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है शुगर की, वो फास्टिंग होती है 70 से 110 मिलीग्राम प्रतिशत, और खाने के 2 घंटे के बाद की होती है 120 से 140 मिलीग्राम प्रतिशत। जब इसका स्तर इससे ऊपर हो जाता है तो पेशेंट को कहा जाता है कि वो डायबिटिक है। इसकी हम एक वैल्यू से नहीं करते हैं मगर 3 वैल्यू हमें मिलनी चाहिए शुगर की बढ़ी हुई, तब हम उस पेशेंट को डायबिटीज़ के तौर पर लेबल करते हैं। एक और भी तरीका होता है जिसको कि हम कहते हैं HbA1c का मेजर करने के लिए। ये होता है 3 महीने से इसका हमको एवरेज मिल जाता है। जैसे फास्टिंग और पीपी तो किसी भी पेशेंट का बढ़ा हो सकता है, एक दिन पहले जैसे उसने कुछ खाया हो मीठा ज़्यादा तो अगले दिन उसका बढ़ जाए, बट ये 3 महीने का वैल्यू हमको बताता है। तो डायबिटीज़ की हम डेफिनेशन देखें तो इसकी यही डेफिनेशन है। शुगर हमको कैसे होता है, शरीर में हमारा एक हार्मोन होता है जिसको कि इंसुलिन कहा जाता है और ये पैनक्रियास इसको बनाता है। तो जब हमारे शरीर में या तो इंसुलिन की मात्रा कम बनती है या किसी कारण से इंसुलिन का प्रयोग कायदे से नहीं हो पाता है, और इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो जो हमारे रक्त में या ब्लड में ग्लूकोज होता है वो सेल्स जो होती हैं उसको लेने में मददगार करता है, और इसी जो ग्लूकोज है उससे हमारे शरीर में एनर्जी या ऊर्जा बनती है। तो जब इंसुलिन की मात्रा कम होती है या इंसुलिन सही तरह से काम नहीं कर पाता है तो जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो ये ग्लूकोज के अपटेक को नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाती है। 2 मेन कारण जो होते हैं वो ये होता है, या तो शरीर में इंसुलिन सही मात्रा में बनती नहीं है जितनी कि हमको चाहिए होती है, और यह होता है कि जो इंसुलिन बन रही है उसका उपयोग जो है वो सही तरह से नहीं हो पा रहा है। तो उपयोग सही तरह से कब नहीं हो पाता है, कई मरीज़ होते हैं जिनको कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या सिंड्रोम एक्स के होते हैं, मतलब कि जैसे कि बहुत उनका मोटापा है, बैठे रहते हैं, उनकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो इस वजह से जो इंसुलिन है उसका जो उपयोग है शरीर में वो सही मात्रा में नहीं हो पाता है। और इसका रीज़न जेनेटिक भी होता है, जैसे घर में माता पिता या भाई बहन किसी को शुगर है तो जेनेटिक होने का भी कारण हो सकता है। ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की और जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, या पेशेंट को जैसे कि शुगर नहीं है मगर इम्पेयर्ड शुगर लेवल्स हैं, मतलब अगर हल्की सी बढ़ी हुई है तब अगर वो मीठा खाते हैं तो वो डायबिटीज़ की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ के कारण यही 2 हैं, एक इंसुलिन का ना बनना और दूसरा इंसुलिन का उपयोग कायदे से ना होना। डायबिटीज के 3 प्रकार होते हैं। एक जन्म से होता है, जो जन्म से होता है उसमें जो पैंक्रियाज है जहाँ पर बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं वो बिल्कुल नहीं बनता, तो वो पैदा होते ही डायबिटीज शुरू हो जाती है, वो उसको कहते हैं टाइप 1, वो शुरू से ही होती है। तो और दूसरा जिसको जो आजकल बहुत कॉमन है वो जो शुरू होती है वो 30 के बाद 25-30 के बाद शुरू होती है, उसको टाइप 2 कहते हैं। तीसरा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज, जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जब हम लोग 3-4 चीज़ें टेस्ट करते हैं, बीपी टेस्ट करते हैं, बीपी बढ़ने लगता है
और जब ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है उसको उस कंडीशन को प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। और जब झटके आने लगते हैं माता को तो उसको एक्लेम्पसिया कहते हैं। और उसी दौरान जब हम 24 से 28 के बीच में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं तो हम पाते हैं कुछ लोगों में, कुछ माताओं में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये 3 तरह से डायबिटीज़ है, हर उम्र में हो सकती है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि जन्म से नहीं होती, जन्म से होने वालों में अभी संख्या कम है, लेकिन हमारा आहार विहार ठीक नहीं है, हम लोग बहुत ही आलसी होते जा रहे हैं, बैठ के काम करते हैं, इसलिए टाइप 2 की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, वो 25-30 से शुरू होती है और आगे चलती रहती है। इसका पहला सिम्पटम ये होता है कि हमको पता कब चलता है, जब हमें ये लगता है कि हमें बार-बार पेशाब हो रही है और ये बार-बार पेशाब रात में होती है और इसको कहते हैं पॉलीयूरिया। उसके बाद हमें प्यास लगने लगती है, हम बार-बार खाना खाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लक्षण ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हाथ पैरों में दर्द होना, स्किन खुश्क हो जाती है। इसके अलावा हाथ पैरों में जलन होती है और ज़्यादा हो जाने पर डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, रेटिना ख़राब होने लगता है और मसल्स ख़राब होने लगते हैं। डायबिटीज़ होने से हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। वैसे अगर इसको हम कंट्रोल कर लें तो हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये बहुत देर में पता लगता है कि हमको डायबिटीज़ हुआ है। इसमें सबसे पहले ये लगता है कि हमें बार-बार यूरिन हो रही है, पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। रात में ज़्यादातर, जहाँ हम 1 बार 2 बार जाते हैं, वहाँ 4-5 बार जाने लगते हैं। इसके अलावा कई बार हमारा मुँह सूखता है, मुझे पानी पीने की आवश्यकता होती है। डायबिटीज़ वालों को पानी पीने की बहुत लगती है आवश्यकता। और इसके अलावा बार-बार खाना खाने का मन करता है, खाना खाने का मन करता है। फिर उसके बाद उनके शरीर में थोड़े परिवर्तन आते हैं, जैसे हाथ पैरों में खुजली होना, हाथों में पैरों में जलन होना, पैरों में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा कभी-कभी चोट लग जाती है तो आप ये पाएंगे डायबिटीज़ वाले मरीज़ में वो जल्दी घाव भरता नहीं है। अगर जल्दी घाव भरता नहीं है तो हम लोग यही कहते हैं शुगर का टेस्ट करा लें। तब वो लोग शुगर का टेस्ट कराते हैं और पाते हैं कि उनको डायबिटीज़ हो गया है। इनके अलावा रेटिना, आँखों की रोशनी कम होने लगती है, यानी रेटिनोपैथी हो जाती है। जितने मसल्स हैं उनमें दर्द होने लगता है। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी कहलाती है, नसों में दर्द होने लगता है और आदमी कमज़ोर होता चला जाता है। ये लगता है कि वो वीक हो रहा है, धीरे-धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। कमज़ोरी का कारण भी डायबिटीज़ हो सकती है। ये तमाम लक्षण डायबिटीज़ के हैं और अगर इसको नहीं ठीक करते हैं तो डायबिटिक फुट हो जाता है, जो पैर, जिसमें कभी-कभी पैर भी काटना पड़ता है, और इसलिए हमें इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। कि डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन हम जनरली दो प्रकार में बोलेंगे। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो तुरंत होता है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि आइदर आपका शुगर सडनली डायबिटिक पेशेंट है, हाई लो हो जाए तो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है तुरंत, ऑन एन इमीडिएट बेसिस। अगर सपोज कोई डायबिटिक पेशेंट है, मेडिसिन ज्यादा चला गया या खाना नहीं खाया, शुगर लो हो सकता है। तो लो शुगर इमीडिएटली पसीना, घबराहट, ये सब सिम्टम्स होते हैं, जिसके कारण ये लो शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड हो सकता है कि इंसुलिन मेडिसिन नहीं लिया, खाना एक्सेसिव लिया, कीटोसिस हो सकता है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में, वो भी डेंजरस है। ये दोनों कंडीशन में कभी कभी एडमिट भी तुरंत करना पड़ता है। सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है हम जिसको लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, डायबिटीज की बेसिक बीमारी डायबिटीज में होती क्या है, खून की नली में सूजन है या इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे। और ब्लड वेसल दो प्रकार के होते हैं, छोटी खून की नली और बड़ी खून की नली। छोटी खून की नली को हम लोग माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, उसमें आंख की तकलीफ,
नर्व्स की तकलीफ ये कॉमन है। आंख के ऊपर ब्लरिंग ऑफ विजन होना, विजन बोल तो आंख की रोशनी कमजोर होना, ये ओके, प्लस कैटरैक्ट होना, ये सब माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। सेकंड है मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मींस हार्ट अटैक्स होना, कोलेस्ट्रॉल जमा होना, लकवा का असर होना, किडनीज डैमेज होना, ओके, ये सब मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। आमतौर पर हमको जैसे पता है कि डायबिटीज 2 प्रकार की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2, और दोनों में ही कुछ एक लक्षण होते हैं जिनका आभास जब किसी व्यक्ति को होने लगे तो उसे एक बार जरूरत महसूस होनी चाहिए कि उसे शुगर के टेस्ट करा लेना चाहिए। जैसे कि लक्षण आमतौर पे ये होता है कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगना और बहुत ज्यादा यूरिन आना, बार बार यूरिन जाना, या यूरिन में बार बार जलन, खुजली वगैरह होना, जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं आमतौर पे। बहुत ज्यादा भूख लगना, आमतौर पे जितना कोई व्यक्ति खा रहा होता है उससे ज्यादा उसे बार बार अगर भूख लगती है तो ये भी एक लक्षण डायबिटीज का हो सकता है। और इतनी भूख और खाने के बाद भी आदमी का वजन लगातार घटता जाए, उसे अपने में ऊर्जा की कमी महसूस हो, तो ये सब लक्षण जो है डायबिटीज के हो सकते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति को तुरंत अपना जो है शुगर चेकअप करना चाहिए, इससे बार बार वरना थकान बनी रहती है इंसान में। ब्लड शुगर टेस्ट जब कोई करता है, डॉक्टर आपको बोलता है शुगर पता करने के लिए, तो आमतौर पे 2 से 3 तरह के टेस्ट बोले जाते हैं। एक खाली पेट जिसे हम फास्टिंग कहते हैं, एक खाने के 2 घंटे बाद जिसे हम पीपी कहते हैं, और एक हम कराते हैं HbA1c जो कि 3 महीने में एक बार शुगर का टेस्ट किया जाता है। इनकी कुछ लेवल्स होते हैं जिनसे हम कंफर्म करते हैं, जैसे कि फास्टिंग आपका खाली पेट वाला अगर 126 से ज्यादा है तो हम उसे लक्षण मानते हैं कि अब ये डायबिटीज के आसार हैं, हमें आगे चेकअप करना चाहिए। खाने के बाद वाला या किसी वक्त खाया है या नहीं खाया है, 200 से ज्यादा अगर डायबिटीज या शुगर आता है तो ऐसे में हम उसे डायबिटीज मानते हैं। और HbA1c जो 3 महीने वाला शुगर है वो हम 6.5 से ऊपर डायबिटीज मानते हैं, और 5.5 से 6.5 तक हम प्री डायबिटिक स्टेज मानते हैं, जिसमें मरीज को कहा जाता है कि आप खाने का संतुलन रखें और व्यायाम करें और अपनी लाइफस्टाइल बदलें, उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। घर पर हम लोग स्क्रीनिंग के लिए अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि समय समय पे घर में जो ग्लूकोमीटर आमतौर पे कहते हैं, मशीन का नाम होता है, उससे आप शुगर टेस्ट करते रहिए। उससे हमें ये मदद मिलती है कि जो दवा आपको डॉक्टर दे रहा है उससे आपके सही शुगर मेंटेन है या नहीं है। अब रही बात कि वो कितने रिलायबल होते हैं, कितने सही होते हैं, तो आमतौर पे जो ग्लूकोमीटर मशीन होती है उसकी शुगर लेवल्स लगभग सही होते हैं। लैब वैल्यू और ग्लूकोमीटर की वैल्यू में 15 mg पर डेसीलीटर का डिफरेंस हो सकता है, पर इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मरीज को मदद बहुत करता है उनके शुगर और दवाई को मेंटेन करने में। डायबिटीज के जो मरीज होते हैं 2 कैटेगरी में हम लेते हैं, जिनको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दवा एडजस्ट हो रही है, उनके लिए हम कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी टेस्ट की जरूरत है। हम लैब का टेस्ट जो है महीने में 1 बार कराते हैं, उनसे घर पर एडवाइस करते हैं आप समय समय पर ग्लूकोमीटर से चेक करते रहें। जिसमें जो लोग इंसुलिन पर थेरेपी पर, इंजेक्शन थेरेपी पर हैं, हम उन्हें दिन में 2 से 3 बार भी चेक करने के लिए कहते हैं खाने से पहले, ताकि इनकी डोज एडजस्ट सके। और जो ओरल टैबलेट्स ले रहे हैं और कंट्रोल में, उनको हम कभी कभी हफ्ते में 2 या 3 बार, या जिनकी शुगर थोड़ी फ्लक्चुएट करती है किसी वजह से, उनको दिन में 1 या 2 बार भी बोला जाता है। मधुमेह के रोगियों में पैरों की देखभाल करना निहायत आवश्यक है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कई बार मधुमेह रोगियों के अंदर चलता रहता है जिसका उन्हें पता नहीं चलता। विश्व में लगभग 50% मधुमेह रोगी ऐसे हैं जिनको कि उसके बारे में पता नहीं है कि वो मधुमेह से पीड़ित हैं। इस स्थिति में एक न्यूरोपैथी कॉम्प्लिकेशन होता है मधुमेह का या डायबिटीज़ का, यानी कि डायबिटीज़ का नसों के ऊपर प्रभाव आना। तो नसों के ऊपर प्रभाव सबसे पहले आता है। कई बार जब मरीज़ पहली बार शुगर की समस्या से पीड़ित होता है, पहली बार उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ के आता है, तो उस समय ही न्यूरोपैथी उसमें थोड़ी बहुत होती है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो लंबे समय तक अपनी शुगर को नज़रअंदाज करते रहते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि लंबे समय तक जिन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें शुगर है, क्योंकि शुगर की बीमारी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें कई ऐसे लोगों को कोई सिम्टम आता ही नहीं है।
और कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जब वो अचानक किसी चीज़ के लिए जांच कराते हैं, किसी ऑपरेशन के लिए, किसी और प्रॉब्लम के लिए, तो या कई बार हम लोग जो कैंप लगाते हैं उसमें आकर के उन्होंने जांच करा ली तो अचानक पता चलता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल अधिक है। तो जिन लोगों को पता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल अधिक है, उनके लिए अपने पैरों की देखभाल करना निहायत ही आवश्यक है, क्योंकि पैर हमारे शरीर का बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही आवश्यक अंग है। पैरों में अगर न्यूरोपैथी होती है और साथ ही एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ यानी जो धमनियाँ होती हैं जो कि खून सप्लाई करती हैं पैरों को, उनमें रुकावट का आना। जैसे कि हार्ट की धमनी में रुकावट आती है तो हार्ट अटैक होता है, जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इसी तरीके से उन लोगों को जिनको हार्ट की धमनियों में रुकावट होती है या उनकी टेंडेंसी होती है, इसी तरीके के लोगों को पैरों की धमनियों में भी रुकावट होने की संभावना रहती है। और इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर डायबिटीज़ होने के पहले से ही शरीर में शुरू हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज़ डिटेक्ट जिस दिन होती है उसके 15 साल पहले से ही धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव और धमनियों में रुकावट आने की पैथोलॉजी की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो रुकावट बढ़ती जाती है। अचानक एक दिन पेशेंट आपके पास आता है और कहता है कि साहब मेरा पैर सुन्न होने लगा है, या मेरे पैर में नीलापन आने लगा है, या मेरे पैर में सूजन आ रही है, और अगर उसका ठीक प्रकार से इलाज नहीं किया गया तो वो कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि वो डायबिटिक फुट अल्सर में तब्दील हो जाता है, जिसको कि हील करने में बहुत समय लगता है और कई बार नहीं भी हील होता और पैरों को काटना भी पड़ता है। कई बार बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है और वो नंगे पाँव चलते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, नंगे पाँव जा रहे हैं, और मंदिर का जो फ़र्श होता है अक्सर चिकना फ़र्श होता है, संगमरमर का बना हुआ होता है, जो कि धूप में बहुत गर्म हो जाता है। तो ऐसी हालत में उन लोगों के पाँव जल जाते हैं, जिसका उन्हें कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि उनके पैर में सुन्नपन होता है, तो पैर जलने के बावजूद भी पता नहीं होता। कई बार बहुत सारे लोग पैरों की सिकाई करते हैं। सिकाई करने में पानी के टेम्परेचर का पता नहीं चलता, क्योंकि पैरों में सुन्नपन होता है, पैर डाला, पैर में गर्म लगा नहीं, उन्होंने बहुत तेज़ खौलते हुए पानी में अपने पैर को डाल दिया, या जब तक उनके पैर को एहसास नहीं हो रहा तब तक वो पानी को और गर्म करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पैर उनका जल जाता है। सभी लोग जानते हैं कि मधुमेह के रोगियों में घाव भरना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। एक बार मधुमेह के रोगी में घाव हो जाता है तो वो काफ़ी समय लेता है हील होने में, और उसके लिए ब्लड शुगर का नियंत्रित रहना भी बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि सुबह जब टहलने जाते हैं तो वो चप्पल उतार के नंगे पाँव घास पर चलने की कोशिश करते हैं। उससे उनको लगता है कि शायद कुछ विशेष लाभ मिलेगा, पर ऐसा कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि घास में छुपे हुए जो कण होते हैं या जो नुकीले पदार्थ होते हैं, या कई बार कुछ कीड़े मकोड़े भी घास में बैठे हुए होते हैं जो कि उनके पैरों में काट लेते हैं, और उसके वजह से वहाँ पे जो घाव होता है और वो उनको पता भी नहीं चलता, वो चलते रहते हैं घास के ऊपर, क्योंकि नीचे पैरों में सुन्नपन है, डायबिटीज़ की बीमारी है। तो जाने या अनजाने दोनों ही स्थितियों में डायबिटिक फुट अल्सर होता है। कई बार वो मरीज़ जिनको पता है कि मधुमेह है पर नियंत्रित नहीं है, और वो सोचते हैं कि उनको ये सब करने से शायद विशेष लाभ मिलेगा, उनको ये पता नहीं है कि पैरों की देखभाल करना कितना आवश्यक है और पैरों की देखभाल कैसे करनी है, तो वो इस तरह की परिस्थितियों में जा कर के अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। सबसे बड़ी जटिलता जो डायबिटिक फुट अल्सर की है वो ये कि तमाम सारे मरीज़ों में जब ये घाव नहीं बढ़ता है और ये फैलता जाता है तो पैरों को काटने की नौबत आ जाती है। कई बार पैरों का कोई अंग, जैसे अंगूठा है या उंगली है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये एक बहुत ही कठिन और बहुत ही तकलीफ़देह स्थिति होती है कि बाकी का जीवन मनुष्य को अपने उस अंग के बिना ही बिताना पड़ता है। साथ ही कि जिन लोगों को एक पाँव में डायबिटिक फुट होता है और उसकी वजह से उनको एम्पूटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में कि उन सभी लोगों को 5 साल के अंदर दूसरे पैर में भी एम्पूटेशन करने की आवश्यकता आ जाती है। पैरों में यदि घाव हो जाए किसी मधुमेह के रोगी को, तो उसको उसकी विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य किसी और जगह पर होने वाले घाव से थोड़ी अलग होती है। उसको रोज़ाना उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसको एंटीसेप्टिक परिस्थितियों में रखना चाहिए, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि पैर एक ऐसा हिस्सा है जो कि हमेशा ज़मीन के संपर्क में रहता है। तो उसको बिना पट्टी बांधे
कई बार ये बहुत मुश्किल होता है कि उसको हम धूल और कई प्रकार की गंदगियाँ जो ज़मीन के ऊपर रहती हैं उन बैक्टीरिया से दूर रख पाएँ। ऐसी स्थिति में पैर को काफ़ी समय कोशिश करें कि ऊपर उठा के रखें। घर पे यदि आप हैं तो उस समय में उसमें पट्टी खोल दें, जिससे उसको एरोबिक एटमॉस्फेयर भी मिलता रहे। कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एनारोबिक यानी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती उसमें वो ज़्यादा तेज़ी से पनपते हैं। डायबिटिक फुट अल्सर में इस तरह के बैक्टीरिया काफ़ी परेशानी पैदा करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेशर पॉइंट हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए। उनके ऊपर जिस समय आप चल रहे हैं या घर के बाहर जा रहे हैं उस समय आप ज़रूर उसमें पट्टी बांधें। अदरवाइज़ घर में आप दवाई लगाएं और दवाई लगाने के बाद उसको खुला रखें और ये कोशिश करें कि आसपास का वातावरण नीट एंड क्लीन हो। वहाँ पर कायदे से सब पहले से फ़िनाइल से पोंछा वगैरह लगा होना चाहिए। घाव को भी एंटीसेप्टिक तरीके से धोएं और उसके ऊपर फिर एंटीबायोटिक क्रीम का लेप करें, जो कि आपका डॉक्टर जिससे भी आप इलाज करा रहे हैं वो बताएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक क्रीम लगाई जा सकती है। कुछ डायबिटिक फुट अल्सर के मरीजों में खाने की दवाइयाँ भी विशेष रूप से लेनी पड़ती हैं। आजकल ऐसे कुछ विशेष दवाइयाँ भी आ गई हैं, ऐसे पदार्थ आ गए हैं जो कि रक्त के विभिन्न कणिकाओं से बनते हैं और वो घाव को तेज़ी से भरने में मदद करते हैं। तो हर एक के लिए वो दवाइयों की आवश्यकता और दवाइयों का उपयोग भी अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। कुछ लोगों को डायबिटिक फुट की बीमारी सुन्नपन होने की वजह से होती है, यानी न्यूरोपैथी के कारण होती है। कुछ लोगों को डायबिटिक फुट की बीमारी पैरों की धमनियों में रुकावट की वजह से होती है, जिसको हम लोग पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। दोनों ही तरीके की बीमारियों में इलाज का तरीका अलग होता है। बस एक ही चीज़ कॉमन होती है कि ब्लड शुगर का नियंत्रण दोनों में ज़रूरी होता है। डायबिटीज पेशेंट्स में किडनी प्रॉब्लम होने का बहुत हाई रिस्क होता है। हम अगर रोज के अगर 10 पेशेंट्स नए देखते हैं किडनी फेलियर के, उसमें से 50% केसेस डायबिटीज के वजह से होते हैं। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर करता है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मीनिंग ये है कि जब डायबिटीज पेशेंट्स में किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और प्रोटीन लीकिंग होती है तो उसको हम मेडिकल टर्म कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज पेशेंट में कई तरह से किडनी प्रॉब्लम होती हैं। एक हो गया डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें हम कहते हैं डायबिटीज रिलेटेड उसमें हमें प्रोटीन लीकिंग वाली बीमारी होती है और हम किडनी का बायोप्सी करते हैं तो उसमें हमें स्पेशल फाइंडिंग मिलती है जिसको हम लेबल करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। दूसरा, डायबिटीज पेशेंट में यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, उसकी वजह से भी किडनी प्रॉब्लम होती है। तीसरा, डायबिटीज पेशेंट में जो यूरिन ब्लैडर है वो वीक हो जाता है, उसको हम कहते हैं डायबिटिक सिस्टोपैथी। उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन के फ्लो में रुकावट पैदा होने की वजह से भी किडनी प्रॉब्लम होती है। देन डायबिटीज पेशेंट में कई बार कुछ हम कहते हैं कि डायबिटिक रिलेटेड किडनी बीमारी नहीं है बट डायबिटीज को किडनी प्रॉब्लम है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन डायबिटिक रिलेटेड किडनी डिजीज। जैसे डायबिटीज पेशेंट में हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से भी डायबिटिक पेशेंट में किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम डायबिटिक या इस्चेमिक रीनल डिजीज कहते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एक तो ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। सेकंड, डायबिटिक पेशेंट्स में स्वेलिंग अगर आती है तो वो भी एक सबसे फर्स्ट साइन होता है या सिम्टम होता है कि डायबिटीज पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और प्रोटीन लीकिंग शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि पेशाब में झाग आने लगते हैं। नेक्स्ट है कि उनको आंखों में भी असर दिखता है कि आंखें कमजोर हो जाती हैं। वो कोरिलेट करता है कि डायबिटीज रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम भी है और आंखों में भी उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ये सब फाइंडिंग आती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी की केसेस में। देन अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो पेशेंट को स्वेलिंग ज्यादा आती है, सांस फूलता है, कमजोरी होती है, भूख कम लगती है, बेचैनी रहती है और हार्ट की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी के सिम्टम्स हैं। एक तो कॉमन ट्रीटमेंट होता है जो कि सब किडनी फेलियर पेशेंट्स में हम यूज करते हैं। एक तो डाइट, लो पोटेशियम लो प्रोटीन डाइट, देन शुगर कंट्रोल, किसी को स्वेलिंग है तो लिक्विड का इंटेक कम रखें और कोई पेन किलर्स या किडनी हार्मफुल मेडिसिन ना लें। शुगर बीपी का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो कंट्रोल रहे। कोई
और बाकी जो बीमारी में किडनी प्रॉब्लम में जो कैल्शियम कम हो जाना, फास्फोरस ज्यादा हो जाना, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाना, ये सब ट्रीटमेंट मैनेज हम करते हैं। डायबिटीज जैसे जिस बीमारी में अपना शुगर कंट्रोल नहीं होता है, उसके कारण अपने डिफरेंट ऑर्गन शरीर के अफेक्ट होते हैं, जैसे कि आईज, अपनी आंखें अफेक्ट होती है डायबिटीज में। और मोस्ट कॉमन रीजन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिससे हमें संपर्क सावधान रहना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी में अपना रेटिना, जैसे कि आंख का जो पर्दा है जहां से नजर ब्रेन को पहुंचती है, वो पर्दे में सूजन आती है और ब्लड आता है, जिसके कारण हमारी दृष्टि अफेक्ट हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के उनमें मेन 2 टाइप हैं, एक है प्रोलिफरेटिव और नॉन प्रोलिफरेटिव। स्टार्टिंग में जब भी डायबिटीज का आंख पे असर कम होता है, हम बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव, जिसमें ब्लड वेसल का असर होने से खून और सूजन आती है, मगर नजर इतनी अफेक्ट नहीं होती है। कोई टाइम से नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लेट और एडवांस स्टेज है। तो आपको ये जानना है एज अ पेशेंट कि एज ए जानकारी आपको रखनी चाहिए कि डायबिटीज कभी कभी आंख को असर करती है, विजन को असर करती है, कभी कभी विजन को असर नहीं करती है। जो अर्ली स्टेज है, इसमें डायबिटीज का कंट्रोल करे तो आपका रिवर्स हो सकती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो आपको पहले स्टार्टिंग में पता नहीं चलने वाला है कि आपको आंख पे डायबिटीज का असर हुआ है। काफी टाइम हमारे पेशेंट को कुछ भी सिम्टम्स, कुछ भी संदेह नहीं होता है कि उनकी आंख पे डायबिटीज का असर हो रहा है, मगर धीरे धीरे आपका जैसे नंबर, आंख का चश्मे का नंबर फ्लक्चुएशन होना, घड़ी घड़ी नंबर का चेंज होना, जैसे कि आपको आंख सुबह ज्यादा आपको धुंधलापन दिख रहा है और धीरे धीरे क्लियर होता है, पूरे दिन में अलग अलग दिखना, कभी कभी काले धब्बे या फ्लोटर्स हम बोलते हैं वो भी दिख सकता है, या धीरे धीरे अपना नजर कम भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको डायबिटीज का असर आंख पे हुआ है कि नहीं हुआ है। डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी को भी हो सकता है। कभी कभी आपका डायबिटीज ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो कभी कभी फर्स्ट टाइम भी हमारे पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ डायग्नोस होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि आज ही डायबिटीज डिटेक्ट हुआ और आज ही रेटिनोपैथी डिटेक्ट हुआ। तो अभी अपना ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या होगा? डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट फोकस होती है जैसे कि हमारी विजन अफेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। अगर हमारी विजन अफेक्ट हुई है, जैसे कि हम इंजेक्शन है, एंटी वेजिफ इंजेक्शन है, स्टेरॉइड इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आपका जो सूजन हुआ है डायबिटीज के कारण उसको कम करती है, मैंने इसको रिपीटेड इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। सेकेंडली वी डू इज लेजर्स जैसे कि पीआरपी, पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन बोलते हैं। पीआरपी लेजर आपका रेटिना जो ब्लड वेसल फट गए हैं उसको बंद करने के लिए, कम करने के लिए लेजर करते हैं। थर्डली कभी कभी सर्जरी, जैसे एडवांस प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी मैंने बोला, कभी कभी पर्दे पे खून आ जाता है, पर्दा और लेंस के बीच में जेली होती है, उसमें खून जम जाता है, हम विट्रस हेमरेज बोलते हैं उसको, या कभी कभी पर्दा खींचने लगता है, पर्दा सरकने लगता है। ये सब एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए हमें कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है। बट ऑल सेड एंड डन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायबिटीज का कंट्रोल। अगर आपका डायबिटीज का कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी ट्रीटमेंट कर ले उसका रिजल्ट 100% नहीं आता है। तो फर्स्ट स्टेज है स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल विद गुड डाइट, मतलब कि आपको एकदम सतर्क रहना है, डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल करना है और आपका खान पान में ध्यान देना है। डायबिटिक रेटिनोपैथी कैसे प्रिवेंट करेंगे? जो चीजें हमारे हाथ में है वो हमें करनी है, जैसे कि स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल। आपको डाइट अपना वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। अगर आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स को, आपके ब्रदर सिस्टर को डायबिटीज है तो ऑल द मोर रीजन है कि आपके फैमिली में डायबिटीज आपको भी आ सकता है। तो आपको पहले से लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको आपका शुगर लेवल विद इन 200 होना चाहिए और फास्टिंग अराउंड 100 के नीचे होना चाहिए। HbA1c, अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट है, तो 3 महीने का डायबिटिक कंट्रोल हम HbA1c ब्लड टेस्ट से करते हैं। ये अंडर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि आज एक दिन मेरा शुगर कंट्रोल है कि आज मैं शुगर चेक कर रही हूँ डॉक्टर के पास जाके, आज मेरा शुगर कम है, मगर जाके ही मैं घर पे चाट स्वीट खा लूं तो मेरा शुगर कंट्रोल चला जाता है। तो HbA1c आपको ये बताता है कि आपका 3 महीने का कंट्रोल कैसा है।
हमें एक दिन का कंट्रोल नहीं चाहिए, हमें पूरा लाइफ का कंट्रोल चाहिए। तो आपको शुगर कंट्रोल में रखना है। दूसरे अदर पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, उसको बराबर से ध्यान देना है। तो ये सब चीजें ओवरऑल आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पुश करती है और आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अंडर कंट्रोल रह सकते हैं। अभी ये और एक क्वेश्चन आता है कि मेरा डॉक्टर डायबिटीज का कंट्रोल बहुत अच्छा है, मैं कुछ भी शुगर नहीं खाता हूँ, मुझे फिर भी इंसुलिन लेना पड़ता है। क्योंकि इंसुलिन अपने शुगर को कम करता है और कभी कभी हमारी जेनेटिकली इंसुलिन उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है। तो कभी कभी कितना भी डायबिटीज आपका कंट्रोल हो, काफी पेशेंट हमारे आते हैं जो अच्छा कंट्रोल है, मगर कंट्रोल बहुत अच्छा है मगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का सिवियरिटी ज्यादा है, और उल्टा भी आता है। तो ये हम नहीं बता पाते किसको कितना होगा। दैट इज वाई अपने को रेगुलर चेकअप करना जरूरी है। डायबिटीज़ का इलाज जो है वो आजकल तो बहुत ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट्स हो गए हैं, और बेसिकली जो डायबिटीज़ का इलाज होता है वो ओरल मेडिसिन्स भी होती हैं, इंसुलिन भी होती है, और बहुत एंड स्टेज में पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। तो ओरल मेडिसिन्स में अगर हम देखें तो बहुत सी नई दवाइयाँ भी आई हैं जिससे कि मरीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है, और इंसुलिन भी अलग अलग तरह की हैं। पहले इंसुलिन ऐसी होती थी खाली कि अगर उसको लें और तुरंत खाना नहीं खाएं तो शुगर लेवल एकदम कम हो जाते थे। अब अनेक प्रकार की इंसुलिन आई हैं, और काफ़ी ऐसी इंसुलिन्स भी हैं जो कि पूरा 24 घंटा एक्ट करती हैं। कुछ ऐसे इंजेक्शन भी हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो हफ्ते में एक बार भी दी जा सकती हैं। ये सब आपको जो है ये डॉक्टरी परामर्श के बाद ही इलाज शुरू होता है, और जो दवा जिस मरीज़ के लिए सूट करती है उसको उस हिसाब से दवा दी जाती है। इंसुलिन एक दवा है डायबिटीज में जो कि हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, और ये काफ़ी शुरुआती दौर में भी कई बार कुछ मरीजों को देनी पड़ती है हमें टाइप 2 में। लेकिन हम कोशिश करते हैं अगर कोई मरीज उसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंजेक्शन का नाम सुनते ही एक भय लगता है, तो हम टाइप 2 में कोशिश करते हैं कि पहले दवाओं से कंट्रोल हो। अगर दवाओं से कंट्रोल नहीं होता है तो हमें फिर ये इंजेक्शन वाला थेरेपी उसको देना पड़ता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। और टाइप 2 में जैसा हमने बताया इसका इलाज इंसुलिन ही होता है, और ये इंसुलिन हमारी बॉडी में नॉर्मली जो पैनक्रियाज निकालता है जो कि ग्लूकोज को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, उसके लिए इसी का काम होता है इंसुलिन का। सभी डायबिटीज मरीजों को इंसुलिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका सवाल उठता है कि डायबिटीज कौन सी है। अगर टाइप 1 डायबिटीज है जो कि बचपन में होती है तो उन मरीजों को इंसुलिन ही दिया जाता है, उसके लिए खाने की दवाएं नहीं होती हैं। लेकिन टाइप 2 में अगर कोई मरीज हमारे पास आता है तो हम उसको देखते हैं कि उसकी एज क्या है, अभी फिलहाल उसका शुगर किस लेवल पर है, मरीज इंजेक्शन लेने की स्थिति में है या नहीं है। अगर मरीज बहुत फंक्शनल है, कम एज का है, वर्किंग है, जिसको दिक्कत है अभी इंसुलिन लेने में, तो हम शुरुआती दौर में उसको दवाएं देने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे पहले 1 दवा से 2 दवा का कॉम्बिनेशन, 3 दवा का कॉम्बिनेशन, अगर इस पर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो फिर इंसुलिन ही देना सही राय होती है मरीज के लिए। इंसुलिन आम भाषा में बोला जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, बेसल एंड बोलस। फिर इनके अंदर काफी कैटेगरी हैं। बेसल हम उसको कहते हैं, जैसे कि आमतौर पे शब्द खुद बता रहा है, एक बेस बनाना, जो कि पूरे 24 घंटे एक शुगर को कंट्रोल में रखेगा। ये इंजेक्शन जो इंसुलिन थेरेपी होती है बेसल, ये आमतौर पे 1 टाइम या 2 टाइम का इंसुलिन होता है, सुबह शाम, या कभी कभी सिर्फ 1 इंसुलिन इंजेक्शन रात में। एक होता है बोलस। बोलस का मतलब ये हुआ कि 3 टाइम जब पेशेंट खाना खा रहा है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, इससे पहले हम देते हैं इनको 3 इंजेक्शन। तो जो बोलस होता है वो दिन में 3 टाइम इंजेक्शन दिया जाता है। अधिकतर जब भी हम बोलस देते हैं 3 टाइम का इंजेक्शन, इसके साथ हमें एक बेसल देना ही होता है जो कि उसको सारे दिन के लिए मैनेज करता है। वरना आमतौर पे हम लोग बेसल अकेले भी देते हैं कई बार, जिससे पेशेंट का जो इंजेक्शन का ट्रॉमा है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसे 1 टाइम या 2 ही टाइम लेना पड़ता है, बाकी खाने की दवाओं के साथ उसे सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन जैसा कहा कि किन मरीजों के लिए बहुत जरूरी है,
अगर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको पहले से लिवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है या हृदय रोग है, ऐसे मरीजों को हम पूरा इंसुलिन ही देना सही समझते हैं। ऐसे केस में हमें दिन में 3 से 4 टाइम भी इंसुलिन देनी पड़ती है। इंसुलिन आजकल, पहले के जमाने में तो सिरिंज से लेना पड़ता था, वाइल से भरना पड़ता था। आजकल काफी आसान हो गया है, पेन इंजेक्शंस आने लगे हैं इंसुलिन के, और उसकी जो आगे की सुई होती है निडल, वो हाइपोडर्मिक निडल बहुत ही पतली और छोटी होती है। उससे मरीजों को दर्द भी नहीं होता है और लेना भी बहुत आसान होता है। वो एक रेगुलेटर पेन की तरह आते हैं, उनके पीछे एक डायल होता है, इंसुलिन उनमें भरा होता है। जैसे कि आपको डॉक्टर ने कहा आपको तीनों टाइम से खाने से पहले 4-4 यूनिट इंसुलिन लेना है। उस पेन को लीजिए, इंसुलिन के पेन को लगाने से 10 मिनट पहले आप फ्रिज से निकाल के रख लीजिए, और आप उसमें जितना यूनिट आपको डॉक्टर ने बताया उसके पीछे एक रेगुलेटर होता है, उस पे नंबर लिखा होता है, आप उतने नंबर पर उसको घुमाएं और उस पेन इंजेक्शन को, नीडल को सीधा 90 डिग्री एंगल पर आप स्किन के अंदर ले जाएं और ऊपर जो बटन है रेगुलेटर के ऊपर उसको प्रेस कर दें। उसको प्रेस करने के बाद काउंट करें, 15 से लेकर 30 तक काउंट करें, ताकि जो ड्रग है, इंसुलिन है, पूरी अच्छे से अंदर चली जाए। इंसुलिन लगाते समय जरूर ध्यान रखें कि डॉक्टर ने आपको 4 से 5 जगहें बताई होंगी इंसुलिन कहाँ कहाँ ले सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप पेट के दोनों साइड की जगहों पर लें या फिर थाइस की दोनों साइड की जगहों पर लें, और एक बार आपने जिस टाइम जहां इंसुलिन लगाया है अगले टाइम वहां पर ना लगाएं, उससे थोड़ा 2 उंगली छोड़कर या दूसरी साइड लगाएं। इससे क्या होगा कि जहां आपने पहला इंजेक्शन लिया था उस जगह को हील होने में समय उसे मिलेगा और अगले इंजेक्शन के लिए वहां वो तैयार हो जाएगा। बार बार एक ही जगह इंजेक्शन लेने से वो स्किन आसपास की खराब हो जाती है, जिससे कि अगली बार इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन, अंदर जाने का रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है और इंसुलिन का असर भी कई बार नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं कि डाइट एंड डायबिटीज के अंदर डाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जो हम पूरे दिन में खाते हैं वो हमारे शुगर लेवल को कैसे इफेक्ट करता है, हमारे ब्लड पैरामीटर्स में डायरेक्टली दिखता है। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम बात करते हैं डाइट एंड डायबिटीज, एक सिंपल टर्म जो यूज होता है, जो फॉलो करना चाहिए, इज लो कार्ब एंड अ हाई प्रोटीन डाइट। सो कार्बोहाइड्रेट यानी क्या? कार्बोहाइड्रेट यानी जो हमारा चपाती है, चावल है, पास्ता है, नूडल्स है, या फिर दूसरे तरह के ग्रेन्स जो होते हैं, रागी, बाजरा, जवारी, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। आलू, स्वीट पोटैटो, कैरेट, कुछ वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो ये सारी चीजें हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो अगर हम देखने जाए तो इंडिया में, या हमारी जो इंडियन लाइफस्टाइल है, हमारे खान पान में सबसे ज्यादा या बेसिक कंपोनेंट हमारे डाइट का कार्बोहाइड्रेट होता है। रोटी, चावल, उसके अलावा हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता। फॉर डायबिटिक या फिर जिसे डायबिटीज है, उनको मैनेज करने के लिए या उनके ब्लड पैरामीटर्स मैनेज करने के लिए हम ये कहते हैं कि रोटी है, चावल है, वो सारी चीजें आपको बंद नहीं करनी है, बट थोड़ी कम मात्रा में खानी है। और उसके साथ प्रोटीन यानी दाल हो गया, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स है, चिकन है, वो सारी चीजें एक बैलेंस्ड वे में उसके साथ खानी है। यानी अगर रोटी खा रहे हो तो रोटी के साथ एक अच्छे प्रमाण में सब्जी जो फाइबर का सोर्स रहेगा, और अच्छे प्रमाण में प्रोटीन यानी कि दाल हो गया या एग करी हो गया जो प्रोटीन का सोर्स होगा। दाल हो सकता है, पनीर हो सकता है, दही हो सकता है, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस रहते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि रोटी या चावल के साथ ये सारी चीजें, प्रोटीन और फाइबर विच कम्स फ्रॉम आपके पल्सेस, पनीर, एग या चिकन, एंड वेजिटेबल जहां से हमारा फाइबर आएगा, जो हमारे शुगर को थोड़ा बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा एंड इमीडिएट स्पाइक नहीं होगा। अगर आप ज्यादा रोटी, ज्यादा चावल खा रहे हो और एकदम कम मात्रा में सब्जी और दाल, या एकदम कम मात्रा में सब्जी और पनीर खा रहे हो, तो ऑटोमेटिक चांसेस है कि आपकी शुगर लेवल स्पाइक होगी। सो देयर हैज टू बी, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए आपकी प्लेट में, जहाँ पे हर चीज का एक सही प्रमाण होना चाहिए। और फॉर डायबिटिक्स हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि रोटी और चावल का प्रमाण थोड़ा कम, और उसके साथ एक गुड अमाउंट ऑफ सब्जी और एक अच्छे प्रमाण में
प्रोटीन जो आपके एग, पनीर या दाल से आएगा। सबसे पहले तो मैं सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हर मरीज का रहता है वो है फ्रूट्स। ऐसे कौन से फल खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो फल आप खा सकते हैं, लेकिन फल की मात्रा 100 से 200 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक छोटी कटोरी या 2 कटोरी। और फल फल खाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप उसे दिन में ही खाएं, रात में ना खाएं। तीसरा, आप पूरे दिन में एक ही बार फल खाएंगे। जरूर ऐसा नहीं है कि आप 3-4 बार एक-एक कटोरी फल खाएं। चौथा, आप 4-5 फल को छोड़ के बाकी फल खा सकते हैं। जो फल आप बिल्कुल नहीं खाएं या फिर कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की, वो हैं आम, चीकू, सीताफल। ये 3 फल ऐसे हैं जिनमें काफी ज्यादा ग्लूकोज है और ये बॉडी में जाते ही अचानक से आपका शुगर बढ़ाते हैं। तो हम यूजुअली हमारे मरीजों को यही बोलते हैं कि अभी जब तक शुगर हाई है एटलीस्ट तब आम ना खाएं। जब शुगर कंट्रोल होगी तब वो हफ्ते में या 2 या 3 दिन में एक आम की पाक खा सकते हैं। दूसरा, और क्या नहीं खाना चाहिए फलों के अलावा, उसमें है गुड़, शक्कर। कई मरीजों को लगता है कि गुड़ एक सब्स्टिट्यूट है शक्कर का। गुड़ से शक्कर नहीं बढ़ती, ग्लूकोज नहीं बढ़ता। ये एक भ्रांति है, क्योंकि गुड़ से भी ग्लूकोज बढ़ता है ब्लड में। तो चाहे आप चाय या कॉफी में शक्कर डालें या गुड़ डालें, बात एक ही है। तो कोई भी मीठी चीज, प्रोसेस्ड चीज, वो भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स का मतलब है बाहर की जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि पास्ता, मैक्रोनी, चीज, पिज्जा, ये सब मैदे से बनी हैं, काफी हाई फैट कंटेंट वाली हैं, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं। तो इन सब से अचानक से शुगर बढ़ता है ब्लड में। इन्हें भी जितना हो सके अवॉइड करना है। इन अ नटशेल हमको ऐसी चीजें खानी चाहिए जो घर में बनी हो और फ्रेश हो, जिनमें ज्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल और घर का अनाज हो। ऐसा नहीं है कि आप डायबिटीज में मीठा नहीं खा सकते, क्योंकि आप किसी को अगर ऐसा बोलें कि आप जिंदगी भर मीठा ना खाएं या जिंदगी भर फल ना खाएं, तो ऐसा करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है। मिठाइयाँ भी खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, आप वो सब चीजें खा सकते हैं जो एक नॉन डायबिटिक खाता है। बट तभी खाएं जब आपकी शुगर भी थोड़ा कंट्रोल में चल रही हो, और कम मात्रा में खाएं और कम ड्यूरेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम होनी चाहिए। अगर आपने 15 दिन में बाहर जाके खाया, तब आप 1 या 2 मिठाई के पीस खा सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप हर हफ्ते, तो हर या दूसरे तीसरे दिन आप बाहर जाके खाना खा रहे हैं, या डेली आप खाने के बाद एक मिठाई का पीस ले रहे हैं। सब लोग मिठाई आप सब खा सकते हैं, बट कम मात्रा में, और फ्रीक्वेंसी भी कम रखनी चाहिए। डायबिटीज से बचाव का यही तरीका है कि हम आलसी न बने। सबसे इम्पोर्टेंट, हमने बताया शुरू में ही कि डायबिटीज जो है वो पहले लोगों में नहीं होती थी, अब हर 5वां-6वां आदमी डायबिटीज से पीड़ित है। तो डायबिटीज की रोकथाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। हम सुबह उठें, अर्ली उठना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो होते हैं वो देर तक उठते हैं, और देर तक उठना अच्छा नहीं है। सोना भी बिल्कुल टाइम पे चाहिए। आप 6 घंटे की नींद लीजिए दिन रात में, और 2 घंटे की नींद लीजिए सुबह। सोना भी ज़रूरी है, खाना भी खाना है, लेकिन डायबिटीज़ वाले को थोड़ा थोड़ा कम कम खाना है, और ना होने पाए उसके लिए परहेज़ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम हर दिन जो है जो भी मिल गया, मीठा मिल गया वो खा लिया, किसी पार्टी में गए वहाँ खा लिया। और हमें कोशिश करनी चाहिए सिगरेट, पान, बीड़ी, तम्बाकू, किसी भी फॉर्म में तम्बाकू, किसी भी फॉर्म में हमको कैसे भी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ताकि हम अपने लीवर को, हम अपने पैंक्रियाज को बचा सकें और डायबिटीज़ मुक्त हम अपना जीवन जी सकें।